प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। बहनों और भाइयों, मेरे देशवासी बहनों और भाइयों, साथी नागरिकों, बहनों और भाइयों, बहनों, भाइयों और मेरे देश के प्यारे बच्चों, संग्रहालय के गलियारों से एक कहानी। दोस्तों, एक परिवार कई रिश्तों की कड़ियों से जुड़कर बनता है, ठीक एक पुल की तरह जो एक छोर को दूसरे छोर से जोड़े रखता है। पर आज के दौर में जहां संयुक्त परिवार एकल परिवारों में तब्दील हो चुके हैं, वहां ये पुल कुछ डगमगाने लगे हैं। किसी ने शायद सच कहा है कि जब मकान कच्चे थे तो रिश्ते पक्के हुआ करते थे, और अब घर पक्के और रिश्ते कच्चे से लगने लगे हैं। मुसीबत में जहां भाई भाई एक हुआ करते थे, पड़ोसी पड़ोसी के काम आता था, वहीं अब एक ही बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी एक दूसरे को कम ही जानते हैं। एक दूसरे की मजबूरी में सहयोग करने वालों का एहसान अब चुकाए नहीं चुकता और हमेशा के लिए एक बोझ का सा रूप ले लेता है। रिश्तों और भावनाओं के बदलते स्वरूप को बेहद ही मार्मिक रूप से एक कहानी का आकार दिया है लेखिका निर्मल ठाकुर ने। तो आइए सुनते हैं कहानी टूटा हुआ पुल। बहुत सवेरे ही प्रभा की आंखें खुल गईं। उस समय उजाले का चौकोर टुकड़ा कमरे में पूरी तरह समा भी नहीं पाया था। सूरज निकलने से पहले का ये दुधमुहा उजाला प्रभा को बेहद भला लगा। कुछ देर तक बिस्तर पर लेटे लेटे उसने अंधेरे को अलमारी के पीछे, पलंग के नीचे और कोने में खड़े खड़े से झालरदार टेबल लैंप के बगल में गुच्छे गुच्छे होकर छुपते देखा। फिर ठंडी हवा का एक झोंका आंखों में ढेर सारा आलस भर गया। उसके बाद प्रभा उठी तो दिन चढ़ाया था। उठते ही ख्याल आया कि आज तो नंदू भैया के यहाँ जाना है। इस ख्याल ने उसमें एक अछूता ही उत्साह भर दिया। हर बार ऐसा ही तो होता है। बड़ी कोठी की खातिरदारी, वैभव और सुख सुविधा से 2 ही दिन में जी ऊब सा जाता है और फिर नंदू भैया के यहाँ जाने का प्रोग्राम खूब चुप बन जाता है। प्रभा आती है तो अक्सर नंदू भैया के घर ठहर भी जाती है, लेकिन इस बार यहाँ के कॉलेज के लिए लेक्चरशिप मिला तो उसने तभी तय कर लिया था कि बड़े भैया के घर ठहरेगी। पिछले साल भैया का इकलौता बेटा अशोक एक लंबी बीमारी के बाद जाता रहा। उसे बहुत दुख हुआ था। कितना सुंदर और तेज लड़का था अशोक, भैया भाभी की आंखों का तारा। भाभी का ख्याल आते ही उसका मन बेचैन हो उठा, लेकिन बहुत चाहकर भी आ नहीं पाई थी। ठीक उसी समय अतुल को टाइफाइड जो हो गया था, लेकिन रात सोते समय ही उसने तय कर लिया था कि रविवार का पूरा दिन नंदू भैया के घर गुजारेगी। वहाँ जाने पर महसूस होता है कि माँ ने जैसे दोनों हाथों में भरकर उसे समेट लिया हो। उस पुराने फैले फैले से मकान से उसके शैशव की हर पुलक भरी स्मृति का गहरा संबंध है। कब, किस मौसम में धूप किधर रहती है, कैसे चढ़ती है, उतरती है, ये सधा हुआ अंदाज वर्षों की धूल भी विस्मृति में छिपा नहीं सकी है। मकान के आगे छोटी सी जगह में पिताजी ने कागजी नींबू के 2 कलम लगाए थे। वैसे अद्भुत सुगंध वाले नींबू प्रभा ने कहीं और नहीं खाए, और कुछ नहीं तो वो नींबू का पत्ता ही तोड़कर सूंघती रहती है। आंगन में नल के पास की जमीन को धोकर नहाने की जगह बना दी गई थी। पीछे पिताजी ने बाथरूम बनवा लिया, लेकिन अभी भी गर्मी की उमस भरी शाम में प्रभा को वहीं खुले में नहाने का मन हो आता है। आंगन के एक कोने में जहाँ लकड़ी कोयला रखा जाता था, वहाँ बेर का एक पौधा अपने आप ही उगाया था। पीछे बेर के मौसम में दिन रात छीना झपटी चलती रहती थी। प्रभा को ख्याल आया कि अभी बेर पक ही रहे होंगे। प्रभा नहाकर करीब करीब तैयार हो चुकी थी जब भाभी कमरे में आई। आते ही हैरान होकर देखा, अरे ये आज सुबह सुबह तैयार होने की क्या जरूरत थी, आराम से उठती प्रभा। प्रभा जूड़े में पिन अटकाती हुई बोली, अब वो भाभी, सोचा है कि नंदू भैया के यहाँ चली जाऊं। कल तो वापस जाना ही है और आज दिन निकल जाएगा तो फिर जाना नहीं हो पाएगा। ये सुनते ही भाभी के चेहरे पर से सुबह की सारी ताजगी फिसल कर नीचे गिर गई। वो धीमे से बोली, अच्छा। ये कहकर भाभी उठ खड़ी हुई। ठीक है,
चलती हूँ भाई, नाश्ता लगवाती हूँ, ड्राइवर को कह देती हूँ आपको छोड़ आएगा। नहीं भाभी, गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है, मैं रिक्शे से चली जाऊंगी, अभी तो धूप भी कम है। नाश्ते के बाद नीतू रीतू उसे खींचकर एक कोने में ले गई। बुआ, वहां से आते हुए हमारे लिए बेर लेती आइएगा, और सुनिए, मम्मी से छुपा कर हमें दीजिएगा। मम्मी देखते ही डांटने लगती हैं, कहती है कि जंगली बेर खाने से गला खराब हो जाता है। शराफत से सिर हिलाते हुए जब उसने होठों ही होठों में हाँ कहा तो लगा मानो बहुत सारे वर्ष अनायास ही मन पर से उतर गए हैं। तभी भाभी ने 2 बड़े बड़े पैकेट लाकर थमा दिए और बोली, लीजिए, ये छोटी को दे दीजिएगा, कहिएगा कभी इधर भी आए, मुझे तो फुर्सत ही कम मिलती है। इधर बहुत दिनों से वो लोग आए भी नहीं, और नंदू तो शुरू से ही हमसे खिंचे खिंचे से रहते हैं। इसका कारण भी तो आप ही हैं भाभी, प्रभा ने मन ही में सोचा। बड़े भैया की शादी के बाद एकाएक ही घर बदलने लगा था। भैया के ससुर बहुत बड़े सरकारी ओहदे पर थे। भैया घर से कटते चले गए, वे समृद्धि की राहों पर आगे बढ़ते गए और बाकी घर वहीं का वहीं छूट गया। जब बड़े भैया ने ये घर बनवाया था तब माँ पिताजी दोनों गुजर चुके थे। नंदू भैया इसे कहा करते थे बड़ी कोठी, मेहमानों की तरह घड़ी 2 घड़ी के लिए आते हैं बस। फिर भी अशोक की लंबी बीमारी में नंदू भैया और मधु भाभी ने दिन रात एक करके उसकी सेवा की थी, भाभी की देखभाल भी की थी। ये तो खुद भाभी भी स्वीकार करती हैं। प्रभा ने सहज ही कहा, भाभी आप ऐसा क्यों सोचती हैं? कुछ भी हो पर नंदू भैया अपने ही तो हैं। हाँ सो तो है ही, लेकिन कभी कभी नंदू का व्यवहार अखर जाता है हमें। आपके भैया को कोई गढ़ा हुआ खजाना तो मिला नहीं था, मेहनत करके ही सब कुछ पाया है उन्होंने। फिर भी देखिए उन लोगों की नजर लगी रहती है, उसी नजर ने मेरे लाल को खा लिया। कहते कहते उनकी आंखें भर आईं। प्रभा ने पास जाकर भाभी के दोनों हाथों को समेट लिया। नहीं नहीं भाभी, ऐसा ख्याल मत कीजिए, कौन हृदयहीन ऐसा होगा। कहते कहते वो खुद भी सिसक पड़ी। इस बार जब से वो आई है देखती है भाभी कोई न कोई बहाना निकाल कर हर दिन रो लेती हैं। नंदू भैया के घर पहुंची तो नंदू भैया झोला लेकर बाजार की तरफ निकलने ही वाले थे। उसे देखा तो झोला फेंक कर आगे बढ़ाए। अब विकास और विनोद भी बुआ बुआ कहते हुए उससे लिपट गए। सबके पीछे मुन्नी मधु भाभी का आंचल पकड़े हुए आई। प्रभा ने उसे उठाकर चूम लिया। आते वक्त बाजार से उसने भी कुछ फल, नमकीन और मिठाइयाँ खरीद ली थीं। नंदू भैया ने देखा तो अपने खास अंदाज से ठोक दिया। मधु भाभी को दिखाते हुए बोले, लो नाश्ता तो प्रभा अपने साथ ही ले आई है, तुम तो सिर्फ चाय बना लाओ बस। और भाभी सिर झुकाकर हंस दी। पूरा आंगन सुबह की धूप में गुनगुना रहा था। चाय प्यालियों में डालते हुए मधु भाभी बच्चों और उनके पापा के बारे में तरह तरह के सवाल पूछती रही और दिनों बाद पहली बार प्रभा ने अपने आप को तनाव मुक्त पाया। सहज आत्मीयता से भरी हुई आंखों में उसे अपना बचपन मानो मिल गया हो। चाय के बाद नंदू भैया उठ गए। लाओ भाई झोला दो, बाजार से कुछ अच्छी साग सब्जी ले आओ। भाई प्रभा कभी कभार तुम्हारे घर आती है, अच्छी खातिर नहीं करोगी तो आना ही बंद कर देगी। ये सुन प्रभा हंस दी। देखिए भैया, आप अगर ऐसे बोलते रहेंगे ना तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। हाँ। दोपहर होते न होते तेज हवा चलने लगी। ऊंची छत और मोटी दीवारों वाले अपेक्षाकृत पुराने कमरे को बंद करके बैठे तो ठंडा अलस वातावरण धुली हुई सफेद साड़ी की तरह बदन से लिपट गया। ऐसे ही माँ कमरे को बंद करके सभी भाई बहनों को सुलाया करती थी। उनकी आंखें लगते ही हम सभी बच्चे निकल पड़ते और तपती दोपहरी में ढेला मारकर बेर तोड़ने का अभ्यास पक्का करते। वो दिन मुट्ठी में भरे हुए गुड़ की तरह है। स्मृति की आंच से हथेलियां तप उठती हैं और उंगलियों के बीच से गुड़ टपक पड़ता है। देर तक सारे एहसास उस मिठास में डूबे रहते हैं। इस घर में, इस आंगन में वो हमेशा बच्ची ही बनी रहेगी, निर्द्वंद मुक्त। मधु भाभी ने सरसों डालकर मछली पकाई थी, मसालेदार और स्वादिष्ट। खा पीकर बच्चे सो गए तो बातों बातों में अशोक की बीमारी का जिक्र निकल आया। उसे भी नींद आने लगी थी। बीच बीच में किसी तरह हाँ हूँ कर दिया करती। मधु भाभी कहने में खो सी गई थी। असल सेवा तो दीदी की करनी पड़ी थी। अशोक के गुजरने के बाद महीने भर तक दीदी बिस्तर से उठ नहीं सकी थी। मैंने तो दिन रात उनकी देखभाल की, अपने बच्चों का ख्याल भी छोड़ दिया था। और उसके बदले मुझे क्या मिला जानती है? प्रभा आधे मन से अब तक सुन रही थी। जरा संभल कर पूछ लिया, क्या हुआ भाभी? क्षण भर चुप रहकर मधु भाभी बोली, चौक वाले चाचा जी ने
शायद एक दिन भैया के सामने हमारी तारीफ कर दी कि नंदू और बहू ने जिस तरह तुम लोगों की सेवा की है आजकल देखने को भी नहीं मिलता। बस बड़े भैया ने छूटते ही कहा कि अगर नंदू के घर कोई ऐसा हादसा हो जाएगा तो हम लोग भी जाकर देखभाल कर आएंगे। ये सुन प्रभा चौंक गई, अविश्वास से पूछा, क्या बड़े भैया ने ऐसा कहा? और नहीं तो क्या, उतनी बड़ी कोठी और उसमें अटा हुआ धन आखिर किस काम आएगा? बेटियां अपने अपने घर के, ईश्वर भी देखता है। हम गरीब ही सही, पर सारे बच्चे आंखों के सामने हैं, यही क्या कम है? प्रभा का मन अकुला उठा। कभी इस घर के चांदनी लिए आंगन से निकलकर कितनी ही उजली चिकनी राहें माँ की बाहों को घेर कर रखती थी। अब लगता है जैसे उन राहों से सद्भावनाओं की चांदनी पुछ गई है और उन पर स्वार्थ का कलुष राख बिछ गया है। इन अटूट संबंधों के रास्तों पर खिनौने एहसासों के प्रेत चला करते हैं। वापस आते आते सांझ घिर आई। वो अंदर से थकी हुई और टूटी हुई महसूस कर रही थी। सभी बाहर लॉन में कुर्सियां डालकर बैठे थे। उसे देखते ही नीतू रीतू दौड़ आई। बुआ, हम लोग बाजार जाएंगे अभी। फिर धीरे से पूछा, बेर लाई है? प्रभा ने अपना पर्स नीतू को थमा दिया। आते वक्त बेर तुड़वा कर पर्स में ही भर लिए थे। हाँ हाँ ठीक है, जाना, पर पहले नहा धोकर बुआ को फ्रेश तो हो लेने दो। भाभी ने उसके सूखे चेहरे और तुड़ी मुड़ी साड़ी को देखकर कहा। अब देखो, गाड़ी लेकर जाती तो अच्छा था ना, ऐसे मौसम में इस तरह बाहर निकलना ही नहीं चाहिए। प्रभा ने बड़े भैया को अपनी ओर एहतियात से देखते हुए पाया तो एकाएक रुलाई आने लगी। भाभी, पहले मैं चाय पीऊंगी, फिर नहाऊंगी। व्यवस्थित होने की कोशिश करती हुई वो बोली। ठीक है भाई, तुम लोग चाय पियो, इतने में मैं नहा लेता हूँ। बड़े भैया उठ गए। भाभी भी चाय लगवाने के लिए उठ गई। नीतू रीतू का कहीं पता नहीं था। जरूर अपने कमरे में छिपकर बेर कुतर रही होंगी। सोचते ही उसे हल्का सा लगा। आराम से कुर्सी पर सिर टेक दिया और अधलेटी सी हो गई। माली लॉन में पानी दे रहा था। हरी घास पर उड़ती हुई फुहार को देखा तो बदन से थकान की परत उड़ती सी लगी। गहराती हुई अंधेरे की हथेलियां पलकों पर भली लग उठी, सांत्वना पूर्ण। एकाएक आहट पाकर प्रभा ने आंखें खोल दी। एक महिला धीरे धीरे उसकी तरफ आ रही थी। वो खींच गई। इस समय औपचारिक बातचीत के लिए वो बिल्कुल अपने आप को तैयार नहीं पा रही थी। जरूर ये भाभी की नई पड़ोसिन मिसेस मेहता होंगी। उठते हुए उसने सोचा। परिचय के बाद बैठती हुई वो बोली, आपसे मिलने का बहुत मन था। सुबह आई तो पता चला कि आप अपने छोटे भाई के घर गई हुई हैं। जी हाँ, वो कल वापस जाना है ना, तो सोचा जरा उधर भी हो आऊं। अनमनी ढंग से प्रभा ने जवाब दिया। हाँ जी, दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। पिछले साल इनके यहाँ जो हादसा हुआ तो उन दोनों ने अपनी जान लड़ा दी थी। आपकी भाभी तो बड़ी मुश्किल से बची। आजकल ऐसा लगाव देखने को कहाँ मिलता है जी। लगाव, ये शब्द उसकी चेतना में एक कांटे सा चुभ गया। इस एहसास का सामना करने का साहस उसके पास नहीं था। जी हाँ, दोनों में बहुत लगाव है। उसने काफी धीमे स्वर में कहा, जैसे अपने कहे को खुद सुनना ही नहीं चाहती हो। उसके सामने घास पर उछलती हुई पानी की बूंदें बड़ी भली लग रही थी, लेकिन महसूस हुआ कि पीठ के पीछे गुलमोहर का अलाव जल रहा है। अभी आपने सुनी कहानी टूटा हुआ पुल। लेखिका थी निर्मल ठाकुर। वाचन था सविता शर्मा का। कंपेयर थी रेखा रानी। कार्यक्रम सहायक जतिन मीना और निर्मात्री रंगोली श्रीवास्तव। अपनी राय और अपने सुझाव हमसे साझा करने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है archives@prasarbharati.gov.in।